पहला प्रश्न है, सरल कीजिए 72 डिवाइड और ओपन ब्रैकेट है 4/2 इंटू 9+2 -4+7 -1+8 और इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो भी ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म दे रखा है पहले इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 + 1 ये हो गया 9, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, तो ये माइनस और अंदर का +2 ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये -2 और +2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 9। अब इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं 72 भागा 9 चौके 36 बटे 2। 72 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खाली भंडारण टैंक में 50 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वह अभी भी 10% खाली है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल डालना होगा? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे एरर है। अब क्या एरर है पहले सॉल्व करते हैं। एक खाली भंडारण टैंक में 50 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वह अभी भी 10% खाली है। मान लीजिए इस तरीके का कोई टैंक है और वो 90% तक भरा है, यही तो बोला जा रहा है, और 10% जो है यहाँ पे ये खाली है। 10% क्या है? खाली है, और 90% क्या है? भरा है। 10% खाली है। टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल डालना होगा? यानी कि इस 10% का वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी कि कितना डालना होगा? 10% और डालेंगे तो 100% हो जाएगा, तो टैंक क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा भर जाएगा। यानी कि 90% भरा हुआ है, यानी कि कितना भरा हुआ है? 50 लीटर। तो 90 बराबर 50, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 90 गुने 10। 10 नमा 90, 9 पचे 45 और 5 50, 5.9 पचे 45 और 9 पचे इस तरीके से 5.555 समथिंग इस तरीके से जाएगा। यानी कि 5.55 लीटर और अगर इसमें लिक्विड डालेंगे तो ये टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब यहाँ 5.55, अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो है 90% का वैल्यू, इसको भी ऐड कर दिया गया है। इसका वैल्यू कितना है? 50.0 यानी कि 50 लीटर, और प्लस 5.55 यानी कि 55.55 इस तरीके से कंटिन्यू आगे जाएगा, तो इसको आप 6 लिख सकते हैं। तो 55.56 लीटर ये जो वैल्यू इस ऑप्शन में जो दे रखा है, ऑप्शन सी, ये क्या है? ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। बट यहाँ पूछा जा रहा है टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल डालना होगा। तो टैंक को भरने के लिए सिर्फ 10% ही डालना होगा ना, और 10% का वैल्यू कितना है? 5.55 लीटर। क्लियर? तो आंसर ये होना चाहिए, बट ऑप्शन में दे रखा है 100% का वैल्यू, इसीलिए मैंने बताया स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः इस तरीके से दे रखा है। आंकड़ों का माध्य क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुलक क्या दे रखा है? 36.3 बराबर 3 गुने माध्यिका। माध्यिका कितना है? माध्यक को ही क्या बोला जा रहा है? माध्यिका। और वो कितना है? 62 है, -2 इंटू ए। यानी कि यहां से 2a इधर आ जाएगा, और 3 दूनी ये हो जाएगा 6, और 6 तिये 18, यानी कि 186.0, और ये 36.3 जो है इधर माइनस में आ जाएगा। 36.3 ये घट जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, 15 में से 6 गया 9, 6 15, और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 149.7 आ गया। ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। 2 को इधर लेके आइएगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। 2 7 14, 2 चौके 8, 2 8 16, और
दो पंचे 10, यानी कि 74.85 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आसान सा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। अब आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को यहाँ पर नोट कर दिया है। जैसे माध्य यहाँ पर मैं बोला जा रहा है साधारण माध्य, इसका फॉर्मूला होता है जैसे सभी संख्याओं का योग और उनके जो कुल संख्याएं हैं उनसे उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपको सिंपली माध्य निकल के आ जाता है। यहाँ पे मैंने बताया मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन होता है और माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो तीनों में से किसी दो का अगर वैल्यू पता हो तो आप तीसरा आसानी से निकाल पाएंगे। अगला दे रखा है कंटिन्यूअस सीरीज में, आपका यहाँ पे दिया हुआ है मोड निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आगे के शिफ्ट में या फिर इसी शिफ्ट में अगर मीन का मोड का और मीडियन का कोई प्रश्न रहता है तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2295 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में एक सर्कुलर इस तरीके से ट्रैक है। सिद्धार्थ एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है। मान लीजिए सिद्धार्थ यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ कंप्लीट करने में उसको कितना लगता है? 85 सेकंड का समय लगता है। क्लियर? ये सिद्धार्थ है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और यश जो है एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा करता है। मान लीजिए यश कहीं से भी स्टार्ट करता है, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करता है और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 45 सेकंड का समय लगता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने भिन्न मिलन बिंदु होंगे? ठीक है, तो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव स्पीड। तो आपने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेटिव स्पीड के बारे में पता होगा। आपने क्या पढ़ा था? तो ट्रेन डिस्टेंस में जब ट्रेन एक दूसरे के सामने, यानी कि ट्रेन ए जो है, मान लीजिए यहाँ पर में ए है, ये इस तरीके से ए बी की तरफ जा रही है और बी जो है ए की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता था? रिलेटिव स्पीड जब आप निकालते थे तो वहाँ पे क्या होता है? दोनों की स्पीड क्या होती थी? जुड़ जाती थी। ठीक है, स्पीड 1 और प्लस स्पीड 2। और जब सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ए बी की तरफ जा रहा है और बी भी इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर में बी इस तरफ जा रहा है ना, तो जब दोनों का स्पीड कैलकुलेट करते थे रिलेटिव स्पीड, तो दोनों को एक दूसरे से क्या कर देते थे? घटा देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता था। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, और टाइम का क्या दिया हुआ है? रेशियो। तो यहाँ पे है 85, ये सिद्धार्थ है और ये है यश। यहाँ पे 85 सेकेंड है और यहाँ पे है 45 सेकेंड। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वैल्यू। 17 पचे 85, 5 17 पचे 85 और 5 9 45। तो इनका जो टाइम का जो रेशियो आ गया वो आ गया 17 और 9। अगर स्पीड का इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 9:17 आ जाएगा। ये तो आपको पता चल गया। अब जब भी यहाँ पे बोला जा रहा है यदि वह विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ेगा तो इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है विपरीत, विपरीत में क्या हो रहा है? रिलेटिव स्पीड जुट रहा है। और जब सेम डायरेक्शन में हो, ए बी की तरफ जा रहा है और बी भी इस तरीके से जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड आपस में घट जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 17 और 3 20 और 20 और 6 26, तो 26। तो टोटल जो मिलन बिंदु होगा यहाँ पे दिया हुआ है, तो परिधि पर कितने भिन्न मिलन बिंदु हैं? तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। अगला प्रश्न देखते हैं। 4x³ माइनस 8x² माइनस 13x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 3 4 चर कहें या फिर टर्म कहें, जो भी है, तो इनका जो योग होता है ना, सभी मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है? माइनस का
b अपॉन a, क्लियर। और सभी मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है d अपॉन, है ना, माइनस का d अपॉन a होता है। तो बस यहां पर में मूलों का योग ये हो गया और गुणनफल ये हो गया। खास करके इस टाइप का जब पैटर्न हो तब उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो b की जगह पे क्या है, माइनस का 8, तो माइनस और माइनस का 8 अपॉन a की जगह पे कितना है, 4 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 2 देख लीजिए एक ही में आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, अगले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 19 है, डी की जगह पे क्या है 19 है, और माइनस लगा हो तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 19, और अपॉन में ए की जगह पे क्या है 4 है, तो -19/4। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं सामान्य सूत्र जो दिया हुआ है, यदि समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो तो मूलों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा -b अपॉन a, और मूलों का जो गुणनफल होगा वह होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a। तो वही चीज मैंने बताया इसमें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा एक परीक्षा देती है। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, और बाकी कितने बचेंगे, 12 30 में से 12 और बचा यहाँ पे कितना 18 का जो औसत स्कोर है वो कितना है 60 है। तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है, तो इसमें तो पेन पेपर का जरूरत ही नहीं है, जब ही यहाँ पे दिया हुआ है 12 का है 60, बाकी का 60, तो टोटल का कितना होगा, टोटल का भी क्या होगा 60 होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 12 का दिया हुआ है एवरेज 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 छक 72 यानी कि 720। अब यहाँ पे क्या है 18 है, 18 का 60 दिया हुआ है, बाकी का कितना है स्कोर, एवरेज स्कोर 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 छक 108 यानी कि हो गया 1080। दोनों को जोड़िए, 0 8 2 10 7 1 8 और ये 1। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना है 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 छक्के 18 यानी कि एवरेज जो कक्षा का स्कोर होगा वो कितना होगा 60 होगा। तो ये आसान सा प्रश्न था। देखिए ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराने का क्या मतलब मकसद है, तो वर्तमान समय में एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है वो चालू है, मतलब डेली इसका 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। मेरा ये मकसद है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊं। उसके जो भी इजी क्वेश्चन है वो तो सबके लिए इजी है, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से टफ क्वेश्चन है उसको भी आप देखें, क्योंकि जैसा कि पैटर्न है आपने देखा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं खास करके मैथ रीजनिंग के, ये बस सिर्फ नंबर का आगे पीछे होता है, अदरवाइज लगभग पैटर्न सेम ही रहता है। अब 2-4 क्वेश्चन का आगे पीछे रहता है, उसका कहा नहीं जा सकता है, उसका पैटर्न चेंज कर दे, अदरवाइज लगभग क्वेश्चन कम से कम अगर 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा करके ही आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। m का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, बेस को इक्वल करना होता है। जैसे ही बेस इक्वल होगा तो आपका जो भी पावर में दिया हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे 11/10 है, यहाँ पे 10/11 है, या तो इसको 11/10 को 10/11 कर लीजिए या फिर 10/11 को 11/10 कर लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे है 10/11, तो हम क्या करते हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में 10/11 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11/10 है, अगर 10/11 करेंगे तो जो भी पावर में है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर, 10/11 है, 10/11 है और ये प्लस का 10 है तो ये प्लस का 10 ही रहेगा। 11/10 है, हमने क्या लिखा है 10/11, ये प्लस का 9 है तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 10/11 और पावर में हो जाएगा 3m + 17। बेस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 प्लस का क्या हो जाएगा 9 7 16 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आ रहा है ना, प्लस का 10 और 9 7
16, 16 में से 10 गया 6, और ये हो जाएगा 3m और प्लस का 17। 3m इज इक्वल टू, ये प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 17 प्लस माइनस का 6, तो माइनस का 17 और ये हो जाएगा 17 और यानी कि 17 3 20 और 20 और 3 23। तो m का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस का 23/3, माइनस का 23/3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंट लगे बस उसको क्या करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर लीजिए, अगर निगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव कर लेते। क्लियर ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 11/10 लेकर कहीं चलते, ये 11/10 है, इसको अगर 11/10 करते तो ये 10 जो है पॉजिटिव में है, इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते। तो ये साधारण सा प्रश्न था। अगला रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक का क्वेश्चन है। 9 पॉइंट यानी कि 9.8 अपॉन 14.7 इज इक्वल टू 15 अपॉन क्या है x, x इधर आएगा 15 इंटू 14.7 अपॉन 9.8। 14 7 से जा रहा है तो 7 दशमलव से दशमलव हटा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 थिए 21, 15 थिया, ये हो जाएगा 45/2, 22.5, 22 दूनी 44, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ABCD में D पर BD लंब है AC पर, है ना। ये मान लीजिए इस तरीके से ट्रायंगल है ABC, ABC में D पर BD जो है लंब है AC पर, ये BD है, ये इस तरीके से BD है, ये लंब है किस पे, AC पे लंब है। DBC 22 डिग्री है, DBC ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 22 डिग्री का है। BC पर E एक बिंदु है, ये B है और ये C है, मान लीजिए कहीं एक E इस तरीके से बिंदु है, जिससे CAE और E इसको मिला दीजिए, तो CAE जो है, CAE ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये है 36 डिग्री। तो AEB का माप, AEB ये वाला पूछा जा रहा है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इसी ट्रायंगल में, इस तरीके से जब ट्रायंगल हो, जब ये वाला पूछा जाए, अगर ये और ये दोनों अगर एंगल दिया हो, जैसे ये x है और ये y है और यहाँ पर में z हो, तो z का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, x प्लस y के बराबर होता है। ये ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए ये है 90 डिग्री, क्लियर, ये तो समझ में आ रहा है। लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 है, ये 22 है इस ट्रायंगल में, BDC ट्रायंगल में ये 90 है और ये 22 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 9 2 11, 180 में से इसको घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 6, यानी कि ये हो गया 68 डिग्री। अब ये 68 डिग्री है और यहाँ पे 36 डिग्री है। मैंने बताया z का वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या होगा, x प्लस y का वैल्यू, यानी कि ये है 36 और ये है 68, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, लास्ट में 4 है, 104 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ते हैं फिर ऑप्शन ढूंढते हैं, लिखते हैं यहाँ पर में, वो सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो वहाँ पे टाइम का बहुत ही शॉर्टेज रहता है, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो 8 और 6 14 का 4, 1 6 3 9 1 10, क्लियर, ये चीज़ समझ में आया। अदरवाइज आप ट्रायंगल का भी रूल फॉलो कर सकते हैं। ट्रायंगल मतलब ये जो है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, तो वो भी आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 90 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। एक भरता है और एक
खाली कर देता है। यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितना, 90। यहाँ से 9 दाएं कि 90 और 90 एकम 90, ये माइनस और ये प्लस। अब क्या बोला जा रहा है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी पर चालू किया जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो 10 और ये 1 के हिसाब से खाली कर रहा है, ये है इसकी एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क। तो 10 में से 1 गया, ये हो गया 9। 9 की एफिशिएंसी से क्या करना है, टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो 9 दाएं की 90 यानी कि 10 मिनट लगेगा। तो ये साधारण सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जब x को 20, 34, 11 और 16 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। फिर यदि 3x is to y, है ना, और y is to 2x minus 6 और y is greater than 0 है तो y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे है 20। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम x का वैल्यू निकालते हैं और इस x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमें को क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये है 20 और ये है 34 और ये है 11 और ये है 16। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल के आ गया 14। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल के आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को, है ना, इस 5 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 14 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 पंचे ये हो जाएगा 100 और एक दूसरे से घटा लेंगे। 14 एकम 14, 4 1, 14 एकम 14 1, 15। अब यानी कि यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 54 माइनस का जो है 54 निकल के आ गया। अब माइनस का 54 है। अब यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 5। इन दोनों के डिफरेंस से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 14 में से 5 गया तो ये जाएगा 9। तो यहाँ से आ गया 9×6 = 54। माइनस का 6 आया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा, निगेटिव कब आएगा, तो वो आपको जानने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी आप ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो है और यहाँ पर में जो लिखा हुआ, जो भी सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आया है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहले लिखेंगे आप। ऐसा नहीं जो 14 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करके पहले 154 लिखे, फिर उसके बाद 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके तब लिखे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 पहले है, तो पहले इस वाले को हम कैलकुलेट करके यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे में 14 को 11 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आपको मिलेगा, चाहे वो निगेटिव वैल्यू मिले चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वही आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें x का वैल्यू मिल गया, कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब माइनस का 6 x में पुट करेंगे यहाँ पे इस वाले टर्म में, तो 3 गुने माइनस का 6 बटे y बराबर y बटे 2 गुने माइनस का 6, 2 गुने माइनस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा 6। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। 6 तो ये 18, ये हो जाएगा माइनस का 18। y बराबर y बटे माइनस का 12 और माइनस का 6, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया माइनस का 18 और ये माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस 18 18 ये 324। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू 18 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 18 ये जो 324 वैल्यू निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग 18 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। तो बारी बारी से क्या करेंगे, ऑप्शन को पिक करेंगे और 71 से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल सा है। तो बाई ऑप्शन ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 71 से डिवाइड करने के लिए अब आप देख लीजिए यहाँ पे 70 मान के चलिए, ये 70 है। तो ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो आपको जल्दी हिट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे 70
7 8 56, मान के चलिए 7 6 42, 7 8 7 9 63। अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6300 आ जाता है, ठीक है ना। तो 6300 के आसपास में अगर आ जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, है ना। और 7 9 63, तो ये ज़्यादा है और ये तो होगा नहीं। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 7 8 56, यहाँ पे 5600 के आसपास में आ रहा है। तो या तो 5603 होगा या तो 5609 होगा। तो बस एक ही कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 8 एकम 8, 8 7 56। एक सेकेंड, यहाँ पे 71 है और यहाँ पे हो जाएगा 80। मान के चलिए 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56, 5600 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 5600 से ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आ रहा है तो देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 7 56, यानी कि 5680 आ रहा है। यानी कि 5680 है, यहाँ पे 5603 है और 5609 है, यानी कि ये 80 से क्या होगा, कम होगा। तो 80 से कम होगा तो 80 से कम कितना होगा, मान लीजिए एक कम कर लेते हैं, इसको 79 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो यूनिट डिजिट पे आपको 9 मिल रहा है वो एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं, 71 और ये हो जाएगा 79। 9 एकम 9, 9 सते 63, 7 एकम 7, 7 सते 49। ये हो जाएगा 9 7 3 10, 9 6 15 1 16 1 4 1 5 5609। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखिएगा, है ना, कैलकुलेशन का। तो देख रहे हैं आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6300 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ पे 6000 है और 6100 के आसपास में है। तो ये तो होगा नहीं, 9 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। 80 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी 9 कहने का मतलब 90 से मल्टीप्लाई, 8 कहने का मतलब 80 से मल्टीप्लाई, 80 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 8 एकम 8, 8 सते 56, यानी कि 5680 बहुत ज़्यादा हो गया। हमें उससे भी पीछे जाना है तो एक पॉइंट पीछे जाएंगे, यानी कि एक कम जाएंगे तो 79। 79 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पे ही देखने में मिल रहा है हमें 9 इंटू 1, तो 9 एकम 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इन सब का एवरेज निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15, है ना, 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 3 28, 8 2, 2 2 4, 9 4 13, 13 और 4 17, 18 19, 19 का हो जाएगा 9, 1 3 1 4 1 5, 5 1 6 1 7। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18, 133 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साधारण सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, 35 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी गति क्या थी, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, इस तरीके से ऑप्शन को आपको बताना है। अब यहाँ पर मैं टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं तय की गई दूरी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। मान लीजिए तय की गई दूरी कितना है, d। अब क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। अब तय की गई दूरी d टोटल है 35, तो शेष कितना होगा, 35 माइनस d, और इसका कितना है 4/3। जैसे ही आपने इक्वेशन को फ्रेम किया, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब यहां पर 4/3, 35 माइनस डी इज इक्वल टू डी। तय की गई दूरी जो है शेष दूरी का 4/3 है, तो d गुने 3 यानी कि 3d इज इक्वल टू, यहाँ पे 35 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 दूना 70, तो ये हो जाएगा 140 माइनस ये हो जाएगा 4d।
4D 3D, तो ये हो जाएगा 7D बराबर 140, 7 दूनी 14, यानी कि D का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है स्पीड। क्या पूछा जा रहा है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और समय बराबर क्या होता है, समय यहाँ पर मैं दिया हुआ है 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा 15 मिनट है, तो समय 15 बटे यहाँ पर मैं 60 से डिवाइड, 15 चौके 60, यानी कि 4 चौका 16, 1 17 बटे 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 20 बटे 4 बटे यहाँ पे हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 बटे 17, 17 पचे 85, यानी कि 17 चौका 68। एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, में 20 का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस को निकाला। जैसे ही हमें डिस्टेंस निकल के आ गया, हमें प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया, स्पीड निकाला। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या निकल के आया था, 20, और टाइम यहाँ पे दे रखा है 4 घंटे 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, और यहाँ पे हमने क्या किया, मिनट को जो भी है यहाँ पे आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया। तो 15 चौके 60, यानी कि 4.1/4 हो गया। 4 चौके 16, 1 17/4। इसे हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकल के आ गया, 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो जब भी कभी मेंसुरेशन का प्रश्न आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर कीजिए कि जितने भी मेंसुरेशन में फॉर्मूला है वो सब आपको पता होना चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो। तो ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यूब है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यूबाइड है ना, इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। गोला है ना, यहाँ पे हो जाएगा ये कोन, है ना। उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी कि बाल्टी का भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ और एक प्रिज्म का भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कुछ इस तरीके से रहता है। तो प्रिज्म का भी कुछ इसी तरीके से है ना, प्रिज्म भी रहता है, तो उसका भी आपको वॉल्यूम निकालने को बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पिक्चर के साथ साथ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। अब यहाँ बोला गया एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, 2πRh कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ये कुल टोटल सरफेस एरिया हो गया, और ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्र यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर, है ना। ये बेलन की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो है कितना है, आधा है, यानी कि 1/2 है। टोटल सरफेस एरिया का 1/2, तो 2 से 2 ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई आर से पाई आर खत्म, है ना, पाई आर से पाई आर खत्म, और ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू वट, एच प्लस आर। यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अब h बराबर है आर के, तो त्रिज्या है ना, यहाँ पे दिया हुआ है यदि ऊंचाई इतना है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ऊंचाई अगर 128 है तो त्रिज्या भी क्या होगा, वो भी तो 128 ही होगा। इसमें तो निकालने वाली कोई बात ही नहीं रही। ठीक है, तो आसान सा ये प्रश्न था, फॉर्मूला बेस्ड है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगभग जो भी आपको मिलेगा, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, है ना। ये ग्रेजुएट वाला चल रहा है अभी, अंडर ग्रेजुएट वाला जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा। तो सब में आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा।
तो आप फॉर्मूला पे कमांड रखिए, क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरव पहला पेन क्रमशः 444 और दूसरा पेन 356 में खरीदता है। जैसे पहले पेन की बात करें तो यहाँ पे हम CP1 मान लेते हैं। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 444, 444 और दूसरा पेन 356 में खरीदता है। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है। अब 75% लाभ पर बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है? तो इस पे 175% का इस तरीके से 25 चौके 100, 25 छक 25 सत्ते 175, तो 4 ये हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो उसका जो CP हो गया 777, यानी कि सॉरी, CP जो था 444 था, और उसका SP जो है ये जो निकल के आया है ये है SP1। तो यहाँ पे 75% लाभ पर बेचता है, यानी कि प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट जो हो रहा है उसको, लेकिन वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो 777 में बेच रहा है, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है और उसे 14% की छूट और दूसरा पेन। अच्छा, अब पहले वाले पे क्या हो रहा है? खरीदार जो है मतलब थोड़ा सा बार्गेनिंग करता है, मतलब मोल भाव करता है और 14% का डिस्काउंट ले लेता है। अब यहाँ पर मैं 14% का डिस्काउंट अगर इस पे लेगा, मान लीजिए इस पे 14% का डिस्काउंट ले रहा है, तो कितना ले रहा है? तो 14 सत्ते 98, 9 हो जाएगा, 14 छक 14 98, 99, 100, यानी कि 107, 10, 14 सत्ते 98, 98 और 10, 99, 100, 108, यहाँ पे हो जाएगा 2 दशमलव, यानी कि जो कस्टमर 14% का और जो है कह सकते हैं डिस्काउंट करा करके ले आ रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? 108.78, है ना, वो इतना और डिस्काउंट करा लेता है। तो अब जो वो लेकर के आ रहा है वो कितना में लेकर के आ रहा है? तो आप देखेंगे उसका जो CP है ये है और सेलिंग प्राइस ये है। अब इसमें से ये और घट जाएगा, यानी कि 77, आप यहाँ फ्रेश लिख लीजिए, 777.001088 माइनस कीजिएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 16 में से 8 8 16, ये हो जाएगा 6, और 7 में से 1 गया 6, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया, कहने का मतलब खरीदार के लिए तो कॉस्ट प्राइस ही होगा, बट क्या है यहाँ पर मैं वो सेल कॉस्ट प्राइस 444 जो था, इस पे प्रॉफिट हो रहा था 175 का, यानी 75% का प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस हो गया 777 का। अब इसमें 14% का क्या होता है, कस्टमर और छूट लेता है, तो छूट लेने के बाद मतलब 108 का छूट लेने के बाद अब जो इसका सेलिंग प्राइस हो गया SP1, वो कितना हो गया? 668.22। अब ये पहला फेज था। अब दूसरे फेज में क्या होता है, और दूसरा पेन इतना परसेंट प्रॉफिट पर देना पड़ता है, यानी कि दूसरा पेन जो खरीद रहा है वो कितना में खरीद रहा है? अब यहाँ पे है CP2 कितना है? 356, इसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर देना पड़ रहा है? 148, यानी कि 48% का प्रॉफिट, तो 148 हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 25 चौके 100, और ये 4 तिये 12, और 4 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 37 बटे 356, और CP2 है यहाँ पे, SP में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस पे जो इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल प्रॉफिट पूछा जा रहा है।
तो हम डायरेक्ट इसका एसपी ना निकाल करके प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसका प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो प्रॉफिट 48% है तो यहाँ पे 48% ही इसका निकालते हैं। तो 48% निकालेंगे तो 4 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से तो 12 छक 72 दो हो जाएगा, है ना, 12 छक 72 2 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, 6 12 तिया 36, 36 4 40 और 2 42 हो जाएगा। यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 से कम 25 और 25 5 30, 10 5 15 और 2 17 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 और 2, तो ये हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पे 0 220 हो जाएगा। तो 25 अठे 200, फिर 2 मतलब 2, फिर 0 आ जाएगा तो 25 अठे 200, यानी कि 8 8 कंटिन्यू जाएगा तो 170.88 जो है ये इसका है प्रॉफिट टू, है ना। और पहले में जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा था 108.78। तो ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है 8 8 16, है ना, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 8 8 16 का 6, 1 8 7 15 और 15 1 16, 1 8 8 है एक, ये हो जाएगा 9, है ना, 8 है एक 9 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और 1। तो क्या पूछा, इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो प्रॉफिट 1, एक सेकेंड जस्ट वेट वेट, कुछ तो मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। ये अच्छा ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, सॉरी ये डिस्काउंट है, और इसको जो प्रॉफिट हो रहा है 170 प्रॉफिट टू है, 7 में से 4 3 7, ये सीपी है और ये एसपी है। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट 1 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600, यहाँ ध्यान दीजिएगा 668.22, ये है एसपी और ये है सीपी 444.00। तो ये हो जाएगा 2.8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी कि पहला जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा और दूसरा जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ये है 170 जो कि हमने कैलकुलेट किया है। इसको दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10 1 11 और 1 4 1 5 और 7 2 9 2 1 3, 395.10, 395.10, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझना है। सबसे पहले ये जो सीपी है इस पे कैलकुलेट हो करके जो भी प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो करके निकल रहा है 777। अब 777 में क्या हो रहा है 14% का और डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि कितना का मिल रहा है 108 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब 108.78 का डिस्काउंट लेकर के अब जो वो सामान लेकर के आ रहा है, यानी कि SP1 जो है कितना है 668 का आ रहा है। तो पहले वाले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा SP1 और CP1, यानी कि इन दोनों को SP में से CP घटाइएगा तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दूसरे वाले में तो डायरेक्ट हमने प्रॉफिट निकाल लिया, बस दोनों के प्रॉफिट को ही पूछा जा रहा है तो दोनों के प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 मीटर 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, प्रति मिनट समुद्र में बहने वाली पानी की मात्रा वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है गहरी है चौड़ी है और यहाँ पर में कुछ इस तरीके से, तो वो जो पाइप होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये देखिए 20 मीटर गहरी है ना, यहाँ पे ये है गहरी,
और 36 मीटर चौड़ी है। गहराई ये कह सकते हैं इसको 20 मीटर, और चौड़ी इसका चौड़ाई ये हो गया, चौड़ाई है 36, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या है, बह रही है। तो इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। अब एल क्या है और बी क्या है और एच क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गहराई, चौड़ाई और प्रवाह की दर, यहाँ जो इसकी जो लंबाई है ना, यही है लंबाई बराबर प्रवाह की दर, यानी कि जो इसका स्पीड है वो कितना है, 2.7। अब 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको यहाँ पर में दिया हुआ है मीटर क्यू में पूछा जा रहा है। तो 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1000 हो जाएगा। घंटा को यहाँ पर में मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर में प्रति मिनट के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये 1 घंटा है, तो ये हो जाएगा 60। 1000, 1000 बटे 60 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और इनटू अब यहाँ पे गहरा और चौड़ा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और एच, ये हो जाएगा 20 और गुने 36। ठीक है, ये हमारा एल के जगह पे है टोटल। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और जीरो, डबल जीरो डबल जीरो खत्म। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 नमा 27 है ना, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 9 पचे 45, 45 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 90, 9 पचे 45 दूना 90, और गुने हो जाएगा 36, नछाए 54, 4 देख लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 4 है ना, और यहाँ पे भी 4 है। तो खैर ऑप्शन देख लीजिए, नछा 1 54, 4 5 9 3 27, 3 30 और 2 32, 324, लास्ट में डबल जीरो है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रति मिनट समुद्र में बहने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी, 32,400 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल के आया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। दो त्रिभुज हैं और दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, दो ट्रायंगल है इस तरीके से, है ना। और दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। क्या सिमिलर है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, एक्स वाई जेड। अब जैसे जैसे ए बी सी को हमने लिखा, वैसे वैसे एक्स वाई और जेड को लिखेंगे। अब ए बी हमारा क्या है, 6 है, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई ये है 8, वाई जेड है 12, जेड एक्स ये कितना है, 16 है। तो ए बी सी का परिमाप पूछा जा रहा है, यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से ए, इन तीनों को फाइंड, एक तो दिया ही हुआ है, दोनों को फाइंड आउट करना है और तीनों को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 6 का वैल्यू जो है, 6 का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/6। क्लियर। अब 6 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू 8/6। तो यहाँ पर मैं इसको निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 8/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 8/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से तो इजीली निकल के आएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी, ये तो हो गया 16। अब यहाँ पर मैं 2 तिये 6 और 2 चौके 8, 16 चौका 8/6, 8/6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 16 चौका 64/3। ZX 16 ही है ना। ABCXYZ, ABCXYZ, AB 6 है, AB 6 है, XY 8 है, XY 8 है।
अच्छा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 6 बराबर 8, एक सेकेंड, इसको फिर से इसको थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए है और ये है बी और ये है सी, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। अब आप देखेंगे ए बी है 6, एक्स वाई है 8, वाई जेड है 12 और जेड एक्स है कितना? वाई जेड है 12 और जेड एक्स है 16। अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है और बी सी निकालना है। तो हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है। तो 8 का वैल्यू जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, देख रहे हैं आप, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो ए बी और एक्स वाई ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो 8 का वैल्यू दे रखा है 6, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/8। क्लियर? तो इसको 6/8 से गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? 6/8 से गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 तिये 6, 3 तिये 9, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 9। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, इसका वैल्यू आ गया 12। अब ये है 6, ये है 12, ये है 9, 12 6 18, 18 2 20, 20 7 27। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? पहले वाला जो एक्सप्लेनेशन था उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लियर? सिमिलर है, 8 से 6 है तो 8 बराबर 6, तो एक का वैल्यू 6/8। इस तरीके से निकालेंगे इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4। कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको साइन 3 थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन व्हाट? क्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइन थीटा, अब यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो ट्राइंगल की मदद से आप निकाल सकते हैं। आधार बट्टे क्या है? लंब है, तो ये है आधार और ये है लंब, है ना। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण यानी कि 4/5 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 4 चौका 16 चौका 64/5 25 पंचे 125, 125। कैलकुलेट कीजिए, 12/5 माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 चौके 16, 1 6 चौक 24, 1 25, 256/125, 125 इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि आ जाएगा 25 25, 25 दूनी 50, 5 25 से कम 25, 25 5 30, यानी कि ये 300 माइनस 256, 300 माइनस 256 ये हो जाएगा 44, और 44/125। देख लीजिए 44/125 कौन सा है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगर वैल्यू पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता एक में 5 चॉकलेट, एक में क्या करता है? एक में 5 चॉकलेट बेचकर 20% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। उसने एक में कितनी चॉकलेट खरीदी? अब सीपी पूछा जा रहा है। जब भी सीपी पूछा जाएगा तो 20% का जो प्रॉफिट है 100 ऊपर होगा, 120 नीचे होगा। याद रखिए, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा, जब भी आप एसपी निकालते हैं, है ना, एसपी से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए एसपी दे रखा है 100,
है ना, और 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। तो सीपी अगर निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं? सीपी तो इसी तरीके से निकालते हैं ना, एसपी इंटू 100 अपॉन वट 120। तो यहाँ पर मैं आपका 100 ऊपर रहता है और 120 नीचे रहता है। अगर आपका सीपी दिया हुआ है मान लीजिए 100 और 20% का प्रॉफिट आपको निकालना है, तो एसपी कैसे निकालते हैं? 100 इंटू, अब यहाँ पे 20 है तो 120 ऊपर लिखते हैं, 100 नीचे लिखते हैं, तो यहाँ से 120 इसका आ जाता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक विक्रेता एक में 5 चॉकलेट बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है और निकालना हमें क्या है, उसमें एक में कितने चॉकलेट खरीदता है। तो सीपी निकालना है तो 100 ऊपर 120 नीचे, तो 5 दूनी 10, 20 छक 120, यानी कि एक में वो कितना खरीद रहा है? 6 खरीद रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है। अब देखिए यहाँ पे पिता है और ये है पुत्र, ठीक है, ये पिता है ये पुत्र है। अब वर्तमान का एक स्केल ड्रॉ करते हैं, है ना, ये वर्तमान का स्केल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मान लीजिए पुत्र अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x। अब वर्तमान के कॉन्सेप्ट में अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4x प्लस कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? और ये x प्लस 5 हो जाएगा। अब बाद का पूछा जा रहा है क्या? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछा जा रहा है। और 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2:5, यानी कि यहाँ से 15 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब 15 वर्ष इसमें ऐड कीजिएगा, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो इसमें 15 वर्ष ऐड कीजिएगा पुत्र में, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु, इसी पिता की वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 और पिता का कितना है? 4x प्लस 5। पिता का नहीं बोला गया है 15 वर्ष बाद, पिता का वर्तमान आयु है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 20 थी 60 बराबर 4 दूनी 8x प्लस 5 दूनी 10। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 50 और 8 में से ये हो जाएगा 5x, 5 दाएँ 50, यानी कि x का वैल्यू जो निकल के आया वो निकल के आ गया 10। अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है? तो पिता का हो जाएगा 10 चौक 40 और पुत्र का हो जाएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो वर्तमान हो जाएगा 10 चौके 40, 40 5 45, तो 45 हो जाएगा पिता और 10 प्लस 5 15, 15 हो जाएगा पुत्र। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जो किस में बढ़ रहा है ईयर, क्या दोनों में बढ़ रहा है तो दोनों का कैलकुलेट करेंगे, अगर एक ही में बढ़ रहा है तो सिर्फ एक ही का कैलकुलेट करके आगे प्रोसीड करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समूह में 6 लोगों की औसत आयु कुछ इस तरीके से दे रखा है। उनकी आयु का मानक विचलन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्या है? अब इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेविएशन यानी कि मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? d√n² -1/12। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप कहेंगे ये d क्या है, तो d
बेसिकली क्या है, डेविएशन है। कितना का डेविएशन आ रहा है, देखिए 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, यानी कि डेविएशन है 5 का, है ना। और ये एन स्क्वायर मतलब एन कहने का मतलब क्या है, एन टर्म है। टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 6 है 36 माइनस 1/12। कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 5, ये हो जाएगा √35/12। अब 35/12, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इस 5 को अंदर ले जाइए। 5 कब बाहर आता है, जब वो अंदर में 2 बार हो, जैसे 5 गुने 5, तभी तो बाहर निकल के 1 5 आया है। तो इसको हम क्या करते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुने 35/12 √ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो 12 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 12 25 या 75, 75 76 77 10 87, 25 25 पंचे 125 और 12 25 या 75 76 77 10 87/12। अब इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 3 12 तिये 36, लगभग क्या आ रहा है, √73 आ रहा है। अब आप गौर कीजिए, ऑप्शन को देखिए, और √73 का अगर रूट निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा। तो ये जो निकल के आ रहा है 8 8 64 और 9 81, 8 और 9 या तो 8 से बड़ा होगा या तो 9 से छोटा होगा, यानी कि 8 और 9 के बीच में ही लाई करेगा। तो 8 से बड़ा ये है, 9 से आगे, 9 से पहले होगा, 9 के बाद तो होगा नहीं, 7 के बाद तो ये तो 7 बहुत छोटा हो गया, ये नहीं होगा, 6 ये भी खत्म। ऑप्शन एक ही बच रहा है, 8 और 9 के बीच क्या है, 8.54। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका जो मानक विचलन है, इसका फॉर्मूला होता है d √n² - 1/12। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स अपने व्यय की योजना इस प्रकार बनाता है कि घर के किराए के लिए वेतन का 30%, भोजन के लिए 25%, चिकित्सा व्यय के लिए 15% और अन्य के लिए 16% है। यदि वह प्रति माह इतना की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। एक्स अपने व्यय की योजना इस प्रकार, घर के किराए के लिए वेतन का 30%, घर के किराए पर कितना है 30%, भोजन के लिए 25%, चिकित्सीय व्यय के लिए 15%, है ना, और अन्य के लिए 16%। इतना क्या करता है, वह एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है। तो 5 5 10, 5 5 10, 6 16 का 6, 1 3 1 4, 4 2 6, 1 7 1 8, यानी कि 86% उसने खर्च कर दिया। बचा कितना, तो बचा 14%। 14 किसके बराबर है, 42 के बराबर है, यानी कि 14 कितना गुना 42, 3 गुना 42, 14 तिया 42, तो उसका मासिक वेतन, तो 3 का मल्टीपल जो भी होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 यहाँ पे जो भी है 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 300 आ गया, 3 को 0 लगा दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना इतना और इतना के बीच माध्यानुपाती पूछा जा रहा है। तो माध्यानुपाती होता क्या है, √BC। अब इतना और इतना, ये जो है इतना और इतना के बीच का माध्यानुपाती है, तो इसका जो वैल्यू दे रखा है 276 दिया हुआ है। √BC कितना है, x × 368 इज इक्वल टू 276। अब 368 x हो जाएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 276 × 276। अब 276 आ गया ये। x इज इक्वल टू 276 × 276/368। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर
इतना इतना और इतना के बीच माध्यानुपाती x इंटू 368 इज इक्वल टू 276 इंटू 276 और अपॉन में 368, तो 8 6 14 3 17, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 4 नमा 36, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 छक 24, 4 नमा 36, 23 23 तिया 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 69 तिया 9 तिये 27, यूनिट डिजिट पर 60 किसका है? ऑप्शन एक ही दिख रहा है। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका यूनिट डिजिट से ही आंसर निकल जाता है, तो ज़्यादा कैलकुलेट आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 9 तिया 27 आपको दिख गया, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पाइप ए जो है, पाइप ए एक टंकी को 9 मिनट में भरता है, ठीक है, जबकि पाइप बी पूरी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। तो पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10 नमा यहाँ पे हो गया 90, 9 दहे की 90, 10 नमा 90, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है। शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? तो 10 या 9, प्रारंभ में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी खोला जाता है। तो 3 मिनट में ये कितना भर रहा है? 10 या 30, 9 3 12, एक सेकेंड, ए एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि बी पूरी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 3 मिनट बाद बी भी खोला जाता है। तो 3 मिनट में वो कितना भर रहा है? पूरी तरह भरेगा तो 3 मिनट में ये जो इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो 30 खत्म हो जाएगा। तो 30 तो भर गया, बचा कितना? 60, और इसको भरने के लिए शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भरेगा? तो 10 में से 9, 9 10 में से 9 गया तो ये बचेगा एक ही एफिशिएंसी से इस टंकी को 60 मिनट में भरा जाएगा, यानी कि 1 घंटे में इस टंकी को पूरी तरीके से भर लिया जाएगा। यहाँ से समझ में आया? ये है टोटल वर्क, ये इसकी एफिशिएंसी है, ये भरने की एफिशिएंसी है और ये खाली करने की एफिशिएंसी है। पहले 3 मिनट में कितना भरा जा रहा है? 30, तो 30 तो भर के निकल गया, इसको साइड कीजिए। बचा कितना? 60। अब 60 को ही तो ये भरेगा ना दोनों। 10 में से 9 गया, ये भरने का एफिशिएंसी है और ये खाली करने का। तो 10 में से 9 गया 1, तो 1 की एफिशिएंसी से 60 मिनट समय लगेगा टंकी को भरने में। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, यानी कि x है तो ये हो जाएगा 2x, और 2x में से x गया तो यहाँ पर ब्याज इसका हो जाएगा x। क्लियर? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, यानी कि x इंटू 4 इंटू आर बाई 100, 25 चौके 100। तो पूछा जा रहा है r का, तो ये r हो जाएगा 25%। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया 2x और x क्या है, तो देखिए, साधारण ब्याज की बात हो रही है। कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। कोई अगर x है तो वो राशि यानी कि मिश्र धन कितना हो गया? 2x हो गया। अब ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो क्या निकलता है? हमें ब्याज निकलता है। तो 2x में से x गया 1x, तो यही x ब्याज है और ये क्या है? मूलधन है। ये मूलधन है और ये 4 वर्ष टाइम दिया हुआ है। r परसेंटेज हमको निकालना है, तो r/100, x से x खत्म, 4 25 चौके 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल करना है
8x³ प्लस 27 y³ माइनस 64 z³ प्लस 72 xyz। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूले पे आपको कमांड है तो आप क्वेश्चन को देखते ही हिट कर पाइएगा। अब जैसे यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अगली स्लाइड में देखिए, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पर में ध्यान से देखेंगे 11 नंबर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस तरीके से ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे है a प्लस बी माइनस सी। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्या वैल्यू हो जाएगा? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बट्टे में है दिया हुआ। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके साइन को देखिए। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये तो सब में सेम है, ठीक है। एक्स वाई जेड सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले और दूसरे टर्म में पॉजिटिव साइन है। पहले और दूसरे टर्म में पॉजिटिव साइन है तो पहला और दूसरा टर्म हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो कि हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है और इस ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन बी और सी है ना, ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब ए और डी में छांटते हैं तो इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लास्ट वाले में देखेंगे आप माइनस है तो लास्ट वाले में क्या बोल रहा है? जो ए प्लस बी माइनस सी। अब कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे प्लस सी क्यू कैसे होगा? क्योंकि अगर प्लस सी क्यू होता तो यहाँ पे प्लस का 64 यानी कि 4 चौका 16 चौका 64 हो जेड क्यू होता। लेकिन यहाँ माइनस का 64 जेड क्यू है तो यहाँ पे प्लस तो होगा ही नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -4 रहेगा तभी तो 4 चौके 16 चौका 64 माइनस का 4 गुने माइनस का 4 और गुने माइनस का 4 तभी तो माइनस का 64 एक्स क्यू होगा। बस यही चीज़ हमें पकड़ना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, अदरवाइज आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या है? ए बी माइनस बी सी माइनस क्या है? सी ए। तो हमें ये निकालना है तो ये निकालने के लिए क्या होगा? ये पूरा का पूरा टर्म इसके नीचे आ जाएगा, वही दिया हुआ है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार एग्जामिनेशन में, जैसे ये पावर वाले थे, स्टार्टिंग में पावर वाला मैंने एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप से, जिसका बेस हमें समान करना है और पावर को ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी है वो करना है। तो यहाँ से था स्टार्टिंग में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ तो इजी फॉर्मूला है। इनको थोड़ा सा ये मिडिल वाला जो है ना 4-5 फॉर्मूला है इसको अच्छे से आप याद करके रखिए। अगला प्रश्न, एक वस्तु को इतना में खरीदा गया, इसके मूल्य में इतना % की वृद्धि की गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे 8100 में खरीदा गया, 40% का वृद्धि होता है। इसके बाद अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे दिया जाता है। तो लेन देन पर प्रतिशत लाभ क्या था? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 17 पचे 85, 2 2 साते 14, 17 साते 119, 119 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 119 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 को, है ना 100। तो ये कुछ 9 एकम 9, 11 एकम 11 आ जाएगा। 9 8 72, 9 9 एकम 9, 11 एकम 11, 9 एकम 9, 11 एकम 11,
9 8 72, 2 7 11 8 88, 89 90 90 ए और ये हो जाएगा 95, 9 2 1 3 5 1 6, ये हो जाएगा 9। तो पूछा क्या जा रहा है, एक वस्तु इतना में खरीदा गया, इसके मूल्य में इतना % की वृद्धि की गई, इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 15% का छूट में बेचा जाता है, लेन देन पर प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत ये हो जाएगा SP, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 9 3 5 और 1/8 1 0 0 इंटू 0 0 9 9 81, 9 एकम 9 6 15 963, 9 एकम 9 9 एकम 9 और 9 9 9 एकम 9 9 8 17 9 9 81, यानी कि 19% का क्या होता है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका इसका खरीद मूल्य है, खरीदा गया था, उस पर पहले 40% का प्रॉफिट होता है, फिर 15% का इसमें छूट दिया जाता है, तो टोटल निकल के आता है 9639 निकल के आता है। और इस पे ये हो गया SP और ये है गया CP, है ना। परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, ये तो SP है ना, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो हमें निकल के आएगा प्रॉफिट, और बट्टे में CP और गुने 100 करिएगा तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 9,900 की राशि को इतना % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है तो एक वर्ष बाद धनराशि क्या। देखिए अर्धवार्षिक है तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्लियर, एक वर्ष बाद यानी कि अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक, 2 6 महीने का, तो 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, तो ये 10 है तो 11, 10 है तो 11, 10 दहें कि 100, 11 ग्यारह से 121 से। अब एक वर्ष बाद राशि कितनी होगी, यानी कि इसका मिश्रधन पूछा जा रहा है। 100 का वैल्यू कितना 9900, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 99, यहाँ पे 99 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 9 एकम 9 और 12 नया 108, 108 9 9 9 8 17, 7 9 देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, 7 9 एक ही ऑप्शन है 11,979। तो बस आंसर देखना है ऑप्शन में और टिक मार के आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो 4 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 6 है। प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए तो 4 2 6, और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए 0 4 6 8 8। क्लियर, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से 5 में, बाएं से 5 में और दाएं से पहले के अंक का योग कितना होगा, तो 8 और 8 16 होगा। कितना होगा, 8 और 8 16। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है ना, दो संख्याएं हैं 17 और 7 तथा उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल, है ना, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तों का गुणनफल 119 है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ का, दो संख्याएं हैं 17x है और ये 7x है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 119 है। 17x है और 7x है, तो 17 सते 119 और ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 119। x का वैल्यू 119, 119 खत्म, x का वैल्यू 1 आएगा। अब एक संख्या हो गया 17 और दूसरा हो जाएगा 7। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या 17 और दूसरी संख्या 7, ये हमें मिल गई। तो इसका जो एलसीएम होगा, है ना, एलसीएम क्या बोला जा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 119 है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना 17 और 7 का, मतलब ये तो रेशियो में दे रखा है और यहाँ पर जो निकल के भी आया है और संख्या 17 और 7 ही आया है, तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 17 सते 119 से 119 आ गया, और एचसीएफ जब निकालिएगा तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। सीधा सीधा दिख रहा है ना, 17 है 7 से करिएगा तो 7
दूनी 14, 3, 7, 3 दूनी 6, 1, 3, 1 दिया 3। तो इसका एचसीएफ तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक ही आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ये है, एचसीएफ ये। अब क्या था, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग, यानी 1/19, 119 प्लस 1/1, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, तो ये हो जाएगा 119, 1 प्लस 119, तो ये हो जाएगा 120/119, 120/119, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो ये लास्ट प्रश्न था। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। रेगुलर क्लास को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराया जा रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।